नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्विचगेट ट्रेनिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है आइसोलेटर। आइसोलेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेके हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, वो एक MCB के जैसा दिखने वाला डिवाइस है, तो इसको हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डिवाइस कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, और इसके बारे में आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसको हम आइसोलेटर क्यों कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग को भी समझेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन कौन से प्रोटेक्शन देता है, अगर देता भी है तो कौन से देता है, नहीं देता तो कौन से नहीं देता, और इसका आखिरकार काम क्या है, ये किस टाइप के आते हैं, ठीक है, किस किस साइज में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसके टॉप पे कुछ ऐसी रेटिंग मेंशन है, कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, कुछ फ्रंट में है, कुछ साइड में है। तो ये सभी चीज आज हम जानने वाले हैं, और वो भी कंप्लीट डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोलेटर का जो एक्चुअल नाम है, जो इंडस्ट्रियल नाम है, वो है स्विच डिस्कनेक्टर। तो चलिए इसको समझते हैं आखिरकार ऐसा क्यों है। तो उसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले ये तीन चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्विच। स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम होता है करंट को मेक करना और ब्रेक करना, मतलब मेक द करंट और ब्रेक द करंट। ठीक है, और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, और ये एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है। एक ऐसा डिवाइस है, ये एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है, मतलब इसको ऑन ऑफ करने के लिए मुझे हाथों से ही ऑन ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो डिस्कनेक्टर होता है ना, डिस्कनेक्टर का काम करंट को मेक करना और ब्रेक करना नहीं होता, उसका काम होता है आइसोलेटिंग का, मतलब कि उसकी मदद से मैं सर्किट को कंप्लीट आइसोलेट कर सकता हूँ। आइसोलेट से मेरा क्या मतलब है? आइसोलेट से मतलब ये है कि जो आपकी मेन सप्लाई है, जो लोड तक जा रही है ना, उसको बीच में से कंप्लीट डिस्कनेक्ट कर देना, ताकि जो भी नीचे डाउन स्ट्रीम में जो भी मेंटेनेंस कर रहा होगा ना बंदा, उसकी सेफ्टी बनी रहती है। इसलिए हम लोग डिस्कनेक्टर का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इसकी मदद से हम ऑन ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि लाइट को ऑन ऑफ नहीं करते हैं ये, क्योंकि एक ऑफ लोड स्विचिंग डिवाइस है। कैसा है? ऑफ लोड, मतलब पहले आपको नीचे के सभी लोड को बंद करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप इस डिस्कनेक्टर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्विच होता है ना, स्विच को आप ऑन लोड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपका कोई भी अगर लोड चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये सप्लाई है और आपका कोई भी अगर लोड चल रहा है, आपको लोड को डायरेक्ट चालू बंद करना है, तो आप स्विच की मदद से डायरेक्ट चालू बंद कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि पहले आप लोड की सप्लाई को कट करो, नहीं, आप इस स्विच की मदद से डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट को, इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि ये करंट को भी चालू बंद कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो स्विच डिस्कनेक्टर है ना, वो क्या है? स्विच का और डिस्कनेक्टर का कॉम्बिनेशन है, मतलब मेकिंग ब्रेकिंग ऑफ द करंट और आइसोलेटिंग, ये तीनों काम करता है। तो इसका सिंबल भी आप देखेंगे ना, इन दोनों का कंबाइन ही बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों काम करेगा, यानी कि ये ऑन लोड पे भी काम करेगा, ऑन ऑफ कर सकते हैं, इससे हम आइसोलेशन भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरी ये मेन सप्लाई है और ये लोड है, और मुझे क्या करना है, इस लोड की सप्लाई को कट करना है, क्योंकि नीचे काम करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है नीचे मुझे, तो मैं क्या करूंगा, लोड चलते चलते भी इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, या तो लोड बंद करके करूँ या तो लोड ऑन करके, क्योंकि ये ऑन लोड भी ऑपरेट हो सकता है। और जब मैं इसको एक बार ऑफ कर दूंगा ना, तो ये पूरे नीचे के सिस्टम को क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा, नीचे कोई भी लीकेज करंट नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि ये डिवाइस घर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको घर के लिए भी बनाया दिया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया स्विच डिस्कनेक्टर। लेकिन ये टेक्निकल वर्ड होने के नाते बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो जब हमने देखा कि ये काम कर रहा है आइसोलेशन का ना, तो यहाँ से एक वर्ड निकाल दिया गया आइसोलेटर, जिसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट कर देना। तो इसलिए घरों में लोग जो इसका यूज करते हैं ना आइसोलेटर का, उनका मेन पॉइंट ये होता है कि इसको अगर मैं एक बार ऑफ कर दूंगा ना, तो घर में करंट नहीं जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये काम किस चीज का करता है, आइसोलेशन का ही काम करता है और स्विचिंग का भी काम करता है। तो अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपके घर में कोई भी लीकेज करंट नहीं जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्या ये आइसोलेटर प्रोटेक्शन देता है किसी भी तरीके के फॉल्ट पे? तो आपको याद रखना है कि बिल्कुल भी नहीं, ये किसी भी तरीके के फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं देता, क्योंकि ये एक स्विच है और एक डिस्कनेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी सर्किट ब्रेकर का पार्टी नहीं है, इसलिए ये किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं देता। इसका काम है सिर्फ ऑन होना, ऑफ होना
बस इतना इसका काम है, और एक छोटा सा फीचर कह सकते हैं, और वो फीचर है आइसोलेशन। बस इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। ओके, तो आइसोलेटर किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं देता है, इस चीज को आपको याद रखना है। कोई पूछे तो आपको बताना है। अब आपसे कोई बोलेगा कि क्यों नहीं देता, क्या इसके अंदर कुछ लगा नहीं है? तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू को समझना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, एमसीबी प्रोटेक्शन देता है ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेंसिंग डिवाइस लगे होते हैं, यानी कि इसके अंदर बायोमीटर लगा होता है, ठीक है, और लगा होता है सोलेनॉइड, जो कि इसको सेंस करते हैं करंट को और प्रोटेक्शन देने का काम करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा है एमसीबी के अंदर, तभी वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है ना, ये व्यू किसका है? ये व्यू है आइसोलेटर का। इसके अंदर कहीं पे भी आप देखेंगे दूर दूर तक बायोमेटल नहीं है और ना ही सोलेनॉइड है। तो जब कोई सेंसिंग डिवाइस नहीं है तो प्रोटेक्शन कहां से मिलेगा? इसीलिए इसका आप देखेंगे ना, वेट और कॉस्ट दोनों ही कम होती है, मतलब सस्ता भी आता है एमसीबी से, और इसका वजन भी एमसीबी से कंपेयर करेंगे तो हल्का भी होता है। तो चलिए इसके पार्ट्स को हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर आखिरकार होता क्या है। फिर तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, तो ये है इसका लीवर। लीवर की मदद से हम इसको ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, और ये ऑन ऑफ का जो मैकेनिज्म है वो ये है, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, जो इसको ऑन ऑफ होने में मदद करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये पॉइंट, ये और ये जो कवर है, अभी कवर इसलिए है क्योंकि ये है कॉन्टैक्ट। क्या है ये? कॉन्टैक्ट है जहां पे सप्लाई चालू और बंद हो रही है, जहां से सप्लाई जुड़ रही है। जैसे स्विच होता है ना, जैसे स्विच में आपने देखा होगा, ये इससे बोलते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये वही कॉन्टैक्ट है जहां पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो जब भी ये सर्किट मेक और ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे स्पार्किंग होता है। तो उसको हमने इसलिए कवर कर दिया, और हर कंपनी इसलिए इसको कवर करती है ताकि वो स्पार्किंग की वजह से इसकी जो बॉडी है ना, ये जो पीवीसी है, ये खराब ना हो। इसलिए इसको एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया गया है जिसका टेम्परेचर काफी हाई होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ये है टर्मिनल। टर्मिनल पे हम लोग क्या करते हैं? वायर कनेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये इनपुट टर्मिनल है, तो ये टॉप वाला कौन सा होगा? ये होगा आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ना, इसके अंदर क्या है, एक यहाँ पे प्लेट सी लगी है, इसको बोलते हैं हम आर्क चैम्बर। क्या बोलते हैं? आर्क चैम्बर। तो अभी मैंने आपको बताया, जब भी कॉन्टेक्ट मेक ब्रेक होंगे ना, तो क्या निकलेगी? स्पार्किंग होगी, और उस स्पार्किंग को खत्म करना जरूरी है। तो वो क्या होगा? स्पार्किंग इस आर्क चैम्बर में आता है और वो क्या करता है? उसको क्विंच कर देता है। तो यहाँ पे जो आर्क क्विंचिंग मीडियम है ना, आर्क क्विंचिंग मीडियम यहाँ पे क्या है? आर्क चैम्बर। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है कि ये सर्किट कैसे पूरा करता है, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से सीरीज में होता है ना, इस तरीके से लगा होता है, पूरा सीरीज है। मान लीजिए फेज है, फेज का आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचाता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सप्लाई की तार जोड़ दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने सप्लाई की तार जोड़ी, तो आप ये देखेंगे यहाँ से सप्लाई ऊपर जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो इस तरीके से एक पत्ती गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पत्ती बिल्कुल यहाँ तक जुड़ेगी, और इसको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म की एक पत्ती आ रही है। ये मैकेनिज्म भी इसको कंट्रोल करेगा, इसके साथ जुड़ा रहता है, इसको ऊपर नीचे करने में इसका मदद होता है। और जैसे ही इसको ऊपर टच करेगा तो ये देखिए ये पत्ती यहाँ पे आ रही है, और ये आउटपुट मान लीजिए। तो जैसे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, आपकी सप्लाई पूरी कहाँ पहुंच गई? ऊपर की तरफ पहुंच गई, और आपके घर में सप्लाई चली जाएगी। तो ये एक सीरीज में लगा होता है, और इसमें किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि ना ही बायोमेटल है और ना ही सोलेनॉइड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके रेंज और साइज की। साइज और रेंज से मेरा क्या मतलब है? इसका जो एम्पियर रेटिंग है ना, वो आता है 16 एम्पियर से लेके 125 एम्पियर। अभी आप देखेंगे ना, एमसीबी के केस में क्या लिखा होता है, जैसे C16 या फिर B16 लिखा होता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है, इसलिए इसको अलग से कर्व दिया जाता है, ठीक है, कर्व की रेटिंग दी जाती है। लेकिन ये क्या है? एक स्विच है, इसलिए इसकी रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में। तो 16 एम्पियर से लेके 125 एम्पियर तक इसकी रेटिंग आती है। और अगर हम बात करें साइज की, साइज से मेरा क्या मतलब है? साइज से मेरा मतलब है नंबर ऑफ पोल्स। तो ये देखिए, ये है डबल पोल। क्या है? डबल पोल। ये है 3 पोल और ये है 4 पोल। अब देखिए डबल पोल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जहां पे आपकी सिंगल फेज सप्लाई आती है, ठीक है, यानी कि एक लाइन और एक न्यूट्रल जहां पे आता है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका एक फेज आ जाता है, और यहाँ पे आता है न्यूट्रल, और आपके घर की सप्लाई, ठीक है। 3 फेज का यूज वहां पे करते हैं जहां पे आपकी 3 फेज सप्लाई होती है विदाउट न्यूट्रल, जहां पे हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती, जैसे मोटर के केस में। तो यहाँ पे सिंपल आर, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी, और ये इसका ऊपर से आउटपुट। 4 पोल का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे 3 फेज की सप्लाई होती है और साथ में न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह में हो गया, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने आइसोलेटर का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सिंगल पोल का
आइसोलेटर क्यों नहीं आता, क्यों नहीं कंपनी बनाती सिंगल पोल का? क्योंकि आइसोलेटर का काम क्या होता है, कंप्लीट आइसोलेट करना, यानी कि सप्लाई को लोड से पूरा अलग कर देना। तो अगर मान लीजिए एक सर्किट है, ये फेज है और यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक आइसोलेटर सिंगल फेज का जो कि नहीं आता, और ये न्यूट्रल है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ इसको बंद कर दूंगा, सिर्फ फेज को बंद कर दूंगा, तो हो सकता है कि न्यूट्रल से रिवर्स करंट आ जाए और यहाँ पे जो भी बंदा मेंटेनेंस कर रहा होगा ना, उसको शॉक लग सकता है। तो इसलिए इसको हम डबल पोल का बनाते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी बंदा मेंटेनेंस कर रहा है वो कंप्लीट आइसोलेट हो जाए। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन कौन गाइड करता है? स्पेसिफिकेशन गाइड करता है IEC 60947-3। ठीक है, ये एक आइसोलेटर का ना स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके आइसोलेटर को बनाया जाता है। आइसोलेटर यानी कि किसी भी स्विच को या फिर किसी भी डिस्कनेक्टर को या फिर स्विच डिस्कनेक्टर, जितने भी स्विचिंग डिवाइस होते हैं ना, उसका ये स्टैंडर्ड होता है जिसको फॉलो करके इनको बनाया जाता है। और ये जो आइसोलेटर है ना, इसके लिए IEC ने 2 चीज कंपलसरी करी है स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, कि किसी भी आइसोलेटर के ऊपर 2 चीज फ्रंट में दिखनी चाहिए, एक एम्पियर और एक उसका सिंबल। ठीक है, ये फ्रंट में दिखना चाहिए कस्टमर को या फिर यूजर को, ज्यादा उसको रोटेट ना करना पड़े, ये दोनों चीज देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना 63 एम्पियर फ्रंट में लिखा है, 40 एम्पियर फ्रंट में लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे 100 एम्पियर फ्रंट में लिखा है और ये 40 एम्पियर फ्रंट में लिखा है। और सिंबल आप देखेंगे तो यहाँ का भी सिंबल फ्रंट में, ये भी सिंबल फ्रंट में, यहाँ पे भी सिंबल फ्रंट में, ये भी सिंबल फ्रंट में। तो ये दोनों चीज कस्टमर को इजिली एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप चीजें रेटिंग जो भी है साइड में लिख सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। जिसको ध्यान से पढ़ना है, जिसको जरूरत है वही देखें, लेकिन मेन 2 चीज फ्रंट में होनी चाहिए, एम्पियर और सिंबल। देखिए कुछ कंपनी बाकी जो डिटेल्स है साइड में लिख रही है और कुछ कंपनी फ्रंट में लिख रही है, कुछ आगे थोड़ा से लिख देती है, कुछ साइड में लिख देती है। तो ये मैटर करता है कि कौन सी कंपनी कैसा डिजाइन कर रही है, बट 2 चीज फ्रंट में होना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अदर स्पेसिफिकेशंस का, कि उनका क्या मतलब होता है और उनका क्या यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक लीग्रेंड कंपनी का मैंने एक आइसोलेटर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रेटिंग। ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, एम्पियर रेटिंग। एम्पियर रेटिंग यहाँ पे कितना लिखा है, 40 एम्पियर, मतलब 40 एम्पियर तक का करंट इसके कॉन्टेक्ट में से फ्लो हो सकता है, इसके कॉन्टेक्ट खराब नहीं होंगे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो करवाना है आपको, तो आपको 63 एम्पियर, 80 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर का आइसोलेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसका सिंबल बना हुआ है, नंबर 2 पे आप देखेंगे इसका क्या है, सिंबल है। तो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है इसका। देखिए ये डबल पोल का अगर होगा तो ऐसा सिंबल होगा, 2 होंगे, और अगर 3 पोल का होगा तो ऐसा सिंबल होगा, और अगर 4 पोल का होगा तो ऐसे 4 सिंबल होंगे। तो ऐसे डिपेंड करता है कितने पोल का है। तो यहाँ पे देखिए 2 सिंबल है, तो इसका मतलब डबल पोल का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, वोल्टेज रेटिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज ऐसे लिखा होता है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे लिखा होगा कई बार, या फिर कुछ कंपनी सिर्फ वोल्टेज लिख के देती हैं, तो उससे मैटर नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 415। 415 क्यों लिखा हुआ है? 415 लिखने का कारण है कि आप इसको यहाँ पे जो वायर जोड़ेंगे, मान लीजिए आपने जोड़ दिया फेस, यहाँ जोड़ दिया न्यूट्रल, तो कितना वोल्टेज हो गया, 240 वोल्टेज। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आर जोड़ देते हैं और यहाँ पे वाई जोड़ देते हैं, तो कितना वोल्टेज होगा, 415। मतलब आप दोनों पे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 415 वोल्ट AC लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों पे इसको यूज कर सकते हैं। कनेक्शन कैसे कर रहे हैं उससे मैटर करता है। ठीक है, 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट है यहाँ पे, इस ये जो नॉब है ना, इस नॉब का कलर, इस नॉब का कलर हमेशा रेड होता है। कैसा होता है, रेड। अगर आप एक नॉन टेक्निकल हैं तो आप इस नॉब के कलर को देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये डिवाइस आइसोलेटर है, जो कि ट्रिप नहीं होता किसी भी तरीके के फॉल्ट पे। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AC22A। तो देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आइसोलेटर के सिलेक्शन में। ठीक है, चाहे वो आइसोलेटर हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो स्विच डिस्कनेक्टर हो, इस कैटेगरी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 2 चीज आपको याद रखनी है कभी भी आइसोलेटर के सिलेक्शन में, नंबर 1 एम्पियर और नंबर 2 ये कैटेगरी। बाकी सब चीजें तो आप देख के समझ जाओगे, बट ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी जो लिखी होती है किसी भी डिवाइस पे ऐसे लिखी होती है, AC22A, या फिर ऐसे लिखा हुआ है AC22B, या फिर AC20
AC20B। तो देखिए मैं ना सबसे पहले आपको ए और बी का मतलब समझाता हूँ कि आखिरकार ये ए और बी का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है कि वो आइसोलेटर ना फ्रीक्वेंट का मतलब जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो सकता है, मतलब आप इसको मोटर चल रही है चालू कर दीजिए बंद कर दीजिए, मतलब फ्रीक्वेंट इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और बी का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट स्विचिंग, मतलब आप इतनी तेजी से इसको ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे, आपको उसको थोड़ा रुक के ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है ना AC20, 21, 22, 23, इसका बहुत रोल है। देखिए AC20 का ए भी मिलेगा बी मिलेगा, तो ए और बी में से बेस्ट कौन सा होगा? हम तो ए पे जाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ कर सकते हो, ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ए और बी को तो हम समझ गए, तो आइसोलेटर को कैसे पहचानेंगे वो एसी है कि डीसी है? तो सिंपल क्या करेंगे, जहां पे भी ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा था ना, तो हमने वही पीछे देखा था 415 एसी का सिंबल बना था, तो इसका मतलब वो एसी आइसोलेटर है। जहां पे ऐसे लिखा हुआ हो कि 240 डीसी का सिंबल बना तो वो डीसी आइसोलेटर होगा। तो वैसे आप देख के पहचान सकते हो उसके वोल्टेज रेटिंग को, उसके बगल में सिंबल भी बना होगा, ठीक है। आप समझते हैं AC20, 21, 22, 23 को। तो AC20 का मतलब क्या है? AC20 का मतलब है कि ये एक नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट होगा। आपसे बहुत बार लोग बोलते होंगे कि आइसोलेटर नो लोड स्विचिंग डिवाइस है, तो आप बोलिए जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन वो AC20 वाला सिर्फ है, बाकी नहीं है। सिर्फ AC20 जो इसकी कैटेगरी है, सिर्फ वही डिवाइस नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट होता है, यानी कि सिर्फ नो लोड पे वही कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ AC21 की, तो ये ऑन लोड भी हो जाएगा, और ये रेजिस्टिव लोड के लिए बनाया गया है। रेजिस्टिव लोड का मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग करंट ना हो, तो उसकी ऑन ऑफ के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। जैसे हीटर हो गया, ओवन हो गया, इस तरीके की लोड पे मैं AC21 लगाता हूँ, ठीक है। AC22 मैं वहाँ पे लगाऊंगा जहाँ पे रेजिस्टिव प्लस में इंडक्टिव लोड मिक्स हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं 22 लगाऊंगा। 23 में वहाँ पे लगाऊंगा जहाँ पे हैवी मोटर हो, जैसे इंडक्शन मोटर वगैरह हो, तो मैं वहाँ पे लगाऊंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरा एक घर है और मेरे घर में AC है, फैन है, लाइट है, हीटर है, और मुझे इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक मेन स्विच चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, AC22 पे जाऊँगा, क्योंकि ये देखिए रेजिस्टिव भी लोड है और इंडक्टिव लोड भी है, तो मैं 22 पे जाऊंगा, ठीक है। सेम वैसे अगर डीसी की बात करें तो DC20 भी कैसा है, नो लोड कंडीशन में काम करेगा और कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा। 21 रेजिस्टिव लोड पे ऑपरेट होगा, ठीक है। और 22 जो है वो रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव दोनों लोड पे ऑपरेट हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर शंट मोटर। और 23 की बात करें तो ये हाई इंडक्टिव लोड पे ऑपरेट होगा, जिसका मतलब है एक सीरीज मोटर की तरह। तो यहां तक कोई डाउट? तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए। एक कस्टमर है, ठीक है। अब इस कस्टमर के पास क्या है, 3 फेज की एक मोटर है 10 HP की। इस कस्टमर ने स्टार्टर तो लगा रखा है, एक ड्यूल स्टार्टर लगा रखा है। ड्यूल स्टार्टर के ऊपर ना इसको एक मेन स्विच लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, एक मेन स्विच लगाना है, ठीक है। मेन स्विच जो कि ऑन ऑफ भी कर पाए और आइसोलेशन भी दे पाए, ठीक है। ये इसको यहाँ पे इसको लगाना है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वेरी गुड, आपके दिमाग में आना चाहिए स्विच डिस्कनेक्टर, उसको लगाना है। तो आपको बताना है कि ये जो डिवाइस है इसकी एम्पियर रेटिंग क्या होगी, ठीक है, और इसकी यूटिलाइजेशन कैटेगरी क्या होगी, और ये कितने नंबर ऑफ पोल का होना चाहिए। तो ये 3 चीज आप पता करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।